हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, मैं आपका मेरे चैनल कुणाल शुक्ला स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो हिंदी के क्वेश्चंस होने वाले हैं और ये आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं हिंदी के टॉप मोस्ट सीटेट क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है फ्रेंड्स। तो हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1000 ईस्वी से माना जाता है फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन आप लोग जल्दी से इसको हम लोग ख़त्म करेंगे क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही ईजी हैं और हम लोग इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक लाइन से हम लोग पढ़ लेते हैं सारी चीज़ें ताकि हम लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ एक लाइन में। हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजभाषा है? तो भैया हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजभाषा है? तो भैया 10 राज्यों की राजभाषा क्या है? हिंदी है। तीसरा क्या, हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है? तो 52 वर्ण है। ये तो बहुत ईजी, सबको पता होगा। नेक्स्ट क्या है, ध्वनि संकेतों के स्थायी रूप के लिए किसकी खोज की गई? तो भैया लिपि की खोज की गई है, आपने सुना होगा। और हमारी जो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी? देवनागरी लिपि है। तो ध्वनि संकेतों को स्थायी रूप देने के लिए किसकी खोज की गई? लिपि की खोज की गई है फ्रेंड्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान, फिफ्थ क्या है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में चिन्हित किया गया है? तो भैया हिंदी को ही हमारी राजभाषा, मतलब हिंदी भाषा को ही राष्ट्रभाषा के रूप में चिन्हित किया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा कुछ हिंदी में इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बाल विकास के क्वेश्चन कई बार डाल देते हैं। किंडरगार्टन विधि के आविष्कारक कौन है? तो भैया फ्रॉबल साहब। किंडरगार्टन विधि के जो आविष्कारक है वो कौन है? फ्रॉबल। ठीक है। और प्रोजेक्ट प्रणाली के अगर आ जाएगा तो आप क्या बताओगे? प्रोजेक्ट प्रणाली के जो प्रतिपादक है वो कौन है? किलपैट्रिक। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है यहाँ से। सेवन क्या, देवनागरी लिपि एक कैसी लिपि है? तो देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है। ठीक है, उसमें काफ़ी सारे वैज्ञानिक पक्ष हैं, इसलिए वो कैसी लिपि है? वैज्ञानिक लिपि है। नेक्स्ट है हमारा, त्रिभाषा सूत्र में कितनी भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य रूप से किया जाता है? त्रिभाषा सूत्र में कितनी भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य रूप से किया जाता है फ्रेंड्स? तो त्रिभाषा में सिर्फ त्रिभाषा, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हो सारी चीज़ें। तो त्रिभाषा का सूत्र जो है अनिवार्य 3 भाषा। ठीक है, 3 भाषा का। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है? तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है, भाषा एक सांकेतिक साधन है। तो यह किसकी युक्ति है? तो बाबूराम सक्सेना ने ये फॉर्मूला दिया था कि भाषा क्या है? भाषा एक सांकेतिक साधन है, हम संकेतों के द्वारा भाषा को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। 10वां क्या है? 10वां क्या है, संस्कृत के महान व्याकरण पाणिनि ने अपनी महान कृति अष्टाध्यायी में व्याकरण को क्या कहा है? भैया ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग मार्क कर लीजिए। तो संस्कृत के महान व्याकरण कौन थे? पाणिनि। आपने नाम सुना होगा पाणिनि का। ने अपनी महान कृति अष्टाध्यायी में सब व्याकरण को क्या कहा है? तो भैया शब्दानुशासन कहा है। शब्दों पर जो अनुशासन होता है तो वो व्याकरण के द्वारा रहता है, इसलिए उन्होंने पाणिनि ने क्या कहा है? संस्कृत के महान जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी को क्या कहा है? शब्दानुशासन कहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। नेक्स्ट फ्रेंड्स है आपका, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया? ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो 14 सितंबर, आप लोग मत भूलिएगा, 14 सितंबर सितंबर 1949 में। कब हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 में दिया गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, भाषा का मानक रूप जो है बालक कहाँ पे सीखता है? भाषा कहाँ पे सीखता है? तो भैया बेसिकली जो भाषा होती है वो विद्यालय में सीखी जाती है। वैसे तो घर में भी सीखता है बच्चा, लेकिन वो जो इम्पॉर्टेंट भाषा होती है, मतलब जो बोलने लायक होती है, ढंग की भाषा जो होती है, इंग्लिश अंग्रेजी कई सारी भाषाएं वो सीखता है, वो कहाँ सीखता है? विद्यालय में जाके सीखता है, इसलिए विद्यालय यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। पंचतंत्र किसकी रचना है? भैया पंचतंत्र बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो भैया पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है। कई बार रचनाएं पूछ लेता है, तो हम लोगों को सारी रचनाएं यहाँ पे कवर करनी है ताकि हमारी कोई रचना यहाँ छूट ना जाए। अष्टाध्यायी किनकी रचना है? तो अष्टाध्यायी किसकी? पाणिनि की रचना है, अभी आपने पढ़ा ऊपर वाले क्वेश्चन में। और कालिदास की सर्वप्रसिद्ध रचना कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की सर्वप्रसिद्ध रचना है भैया। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा। गीतांजलि के रचनाकार कौन है? तो भैया गीतांजलि किसने लिखी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
और नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन है, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी। ये गाना सुना होगा आपने, 26 जनवरी 15 अगस्त को बजता रहता है हमेशा। ए मेरे वतन के लोगों आँख में भर लो पानी, इसके गीत के जो रचनाकार है वो कौन है? कवि प्रदीप। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी के उससे जीके जीएस में भी पूछा जा सकता है। तो कवि प्रदीप कौन है? इसके रचनाकार हैं इस सॉन्ग के। तो नेक्स्ट है, हिंदी का सर्वप्रथम अखबार पत्र का क्या नाम था? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का जो सर्वप्रथम अखबार पत्र था उसका नाम था उद्दंत मार्तंड। ठीक है भैया, उद्दत मार्तंड नाम था हिंदी के सर्वप्रथम अखबार। पहला जो अखबार प्रकाशित हुआ था हिंदी भाषा में, तो उसका नाम क्या था? उद्दंत मार्तंड। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्र कवि की उपाधि किस कवि को दी गई है भैया? राष्ट्र कवि, तो राष्ट्र कवि भैया है, राष्ट्र कवि, कोई छोटा मोटा कवि नहीं, पूरे राष्ट्र के कवि की उपाधि किसको दी गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया इसमें आप दूसरे राइटर्स का नाम नहीं ले सकते हो, क्योंकि एक ही एक राइटर है, सिर्फ मैथिली शरण गुप्त ऐसे राइटर हैं, लेखक हैं जिन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। राष्ट्र कवि मतलब पूरे राष्ट्र का कवि, बहुत ही बड़ा टाइटल है ये, छोटा मोटा टाइटल नहीं है। तो इसकी उपाधि किसको दी गई? मैथिली शरण गुप्त जी को दी गई है। तो फ्रेंड्स ये वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। नेक्स्ट कौन सा क्या कह रहा है क्वेश्चन 20, सुप्रसिद्ध मैथिली पदावली के रचनाकार कौन है फ्रेंड्स? तो सुप्रसिद्ध मैथिली पदावली के रचना कौन है? विद्यापति। ठीक है, सुप्रसिद्ध मैथिली पदावली के रचना कौन है? विद्यापति। अब ये पदावली, विद्यापति, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। ये इनकी रचना है, पदावली मैथिली में लिखी गई थी, मैथिली भाषा में। तो पदावली किसकी रचना है? आपकी विद्यापति की रचना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, प्रसिद्ध प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास। तिलस्मी उपन्यास मतलब मैजिकल कोई इनका उपन्यास लिखा होगा। चंद्रकांता, ये किताब होगी चंद्रकांता, किसने लिखी है? तो भैया ये लिखी है देवकी नंदन खत्री ने लिखी है। किसने लिखी है? देवकी नंदन खत्री ने ये किताब लिखी है चंद्रकांता। तो ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आप जानते हो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं पढ़ाता हूँ, कुछ भी इधर उधर फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाता हूँ, ताकि आप लोगों का माइंड डिस्टर्ब ना हो और आप सीधे मेन कंटेंट की ओर आप लोग उसकी तैयारी कर सको। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ, ताकि कुछ भी आपका छूट ना जाए सीटेट एग्जाम से रिलेटेड। तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी क्या करिए, लाइक कर दीजिए फटाक से, और अपने सारे फ्रेंड्स में इसको शेयर ज़रूर करिए इस वीडियो को, ताकि सब तक ये वीडियो पहुँच सके फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार आप लोगों ने अगर कंपटीशन एग्जाम दिया है तो आप लोगों को पता होगा कि प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर के रचयिता कौन थे भैया? प्रेमचंद। आप इसको अगर नहीं पता है तो भी आइडिया लगा सकते हो, पा से पंच पा से परमेश्वर, तो इसका जो पा ही होगा, पा से यानी प्रेमचंद जी होंगे यहाँ से। तो इस तरह आप लोग आइडिया लगा के, अगर आप उस समय भूल जाते हो, इस तरह आप लोग आइडिया लगा सकते हो चीज़ों को। तो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? अब ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है, अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं अलग अलग क्षेत्र के लिए। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार भैया कहाँ किसके लिए दिया जाता है? ये आपका दिया जाता है साहित्य क्षेत्र के लिए। किसके लिए? साहित्य वाले क्षेत्र के लिए, मतलब जो साहित्य लिखते हैं तो उनके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये यहाँ से आप लोग चीज़ याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ये रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो यहाँ से आप प्रेमचंद दिख रहा होगा आप लोगों को। तो रंगभूमि जो किताब है वो किसने लिखी? प्रेमचंद। और इनकी एक किताब फेमस है कर्मभूमि, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिए। कर्मभूमि जो किताब है वो भी किसकी है? प्रेमचंद जी की है। अंधा युग उपन्यास के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती हैं। कौन है? प्रेमचंद नहीं है, यहाँ पे धर्मवीर भारती का नाम आएगा। अंधा युग के उपन्यास जो लिखा हुआ है, तो ये किसने लिखा अंधा युग उपन्यास? धर्मवीर भारती जी ने लिखा है फ्रेंड्स। तो यहाँ से ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके धीरे धीरे तैयार होते जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके सारे क्वेश्चन लाइन से प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इस वीडियो को वॉच करिए और सारी चीज़ें सीखते चलिए लाइन वाइज। ठीक है, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पे मैं करा रहा हूँ, सारी नॉर्मल चीज़ें हैं, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? वेरी वेरी, कई बार यूपी टेट में भी पूछा गया है फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, यूपी टेट में क्वेश्चन आ चुका है ये।
यूपी टेट में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो इसको आप लोग हल्के मत लीजिएगा। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये चेन्नई है, ठीक है, चेन्नई, सुपरस्टार नहीं, यहाँ पे चेन्नई। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये भी एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया कि दक्षिण भारत में जो हिंदी का प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे? आपके चेन्नई में, जहाँ के MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगी कि महेंद्र सिंह धोनी भी कहाँ के हैं? चेन्नई से ही हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। नेक्स्ट क्या है आपका? हिंदी में मूल रूप से कितने रस माने गए हैं? तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग पता होगा, जिनको नहीं पता वो यहाँ से सीख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदी में मूल रूप से कितने रस माने जाते हैं? तो 9 रस होते हैं, ठीक है। हास्य रस होता है, शोक रस होता है, बहुत सारे मतलब इस टाइप के होते हैं। तो टोटल 9 रस होते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किस रचना के लिए मिली? अभी देखिए हमने इससे पहले पढ़ा था, इससे पहले फ्रेंड्स हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई है। तो हमने क्या आंसर वहाँ पे देखा था? तो वहाँ पे हम लोगों ने आंसर देखा था कि मैथिली शरण को किसकी उपाधि दी गई है? राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। यहाँ से हम लोग ये चीज़ समझ गए हैं, लेकिन किस रचना के लिए दी गई है ये चीज़ हमें नहीं पता फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स किस रचना के लिए इन्हें मतलब राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी? तो आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा जाते हो। राष्ट्र क्या है? पूरा राष्ट्र है पूरा आपका भारत। तो भैया इनकी एक रचना थी जिसका नाम था भारत भारती, ठीक है। भारत के बारे में इन्होंने लिखा था, भारत भारती इनकी एक सुप्रसिद्ध रचना थी जिसके लिए इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त हुआ था, ठीक है। भारत के लिए इन्होंने लिखा इसलिए इनको राष्ट्र कवि के रूप में माना गया फ्रेंड्स। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्र कवि कौन थे? आपके मैथिली शरण गुप्त थे, और इनकी रचना क्या थी? वो क्या थी? भारत भारती। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इस टाइप के इजी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है? फोकस करना है, और सारी जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारी क्वेश्चन को लाइन से वॉच करना है अच्छे से और सीखते चलना है, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वर्तमान में प्रकाशित हिंदी पत्रिका हंस के संपादक कौन है? तो राजेंद्र यादव। वर्तमान में प्रकाशित हिंदी पत्रिका हंस, हंस एक पत्रिका है जो हिंदी में लिखी जाती है, तो उसके जो कौन है प्रकाशन, किसने प्रकाशित किया? राजेंद्र यादव इसके संपादक है, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राजभाषा सूची में कितनी भारतीय भाषा शामिल हैं? तो भैया राजभाषा सूची में पूरे 22 भाषाएं शामिल है। इसमें बहुत सारी भाषाएं आती हैं, हिंदी, उर्दू, कन्नड़, अलग अलग टाइप की भाषाएं आती हैं। तो इतना नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन इतना याद रख लीजिए, राजभाषा सूची में कितनी भारतीय भाषाएं शामिल है? तो भैया टोटल 22 हैं, 22 भाषाएं शामिल हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ से थोड़े से क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपने कुछ क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा आपका पोर्शन सीटेड का मजबूत हो गया है। तो आप लोग इस तरह छोटी छोटी वीडियोस में, ज़्यादा बड़ी वीडियो इसीलिए नहीं डालता ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, और पूरी वीडियो वॉच करें। कम से कम एटलीस्ट 10 क्वेश्चन भी करेंगे तो आपके 10 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से करेंगे तो भी बहुत क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लोगे। इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियोज़ बनाता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए और फटाक से वॉच करिए, और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स। बहुत लोग कमेंट भी कर रहे हैं, तो वो लोग सभी बताएंगे ये वीडियो कैसी थी, आप लोगों को समझ में आया या कोई दिक्कत हुई इस चीज़ों को समझने में फ्रेंड्स। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू।